जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्व के प्रमुख संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि हम अपने सिलेबस के आखिरी पड़ाव की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अभी टॉपिक हमारा ये रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस के बाद में हम पढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, और फिर मैं कुछ चीज़ें मिसलेनियस में यानी विविध में देखूंगा आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको कराऊं जो थोड़े से हटके हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं और आजकल क्रेज में हैं, तो उनको भी ऐड करेंगे। संदीप मौर्य, अंजू, मनीषा, रितेश कुमार, मोनिका, अमन, हिमांशु, अंकित, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। देखो साथी, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस से। ठीक है, जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो साथी उसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है, यानी उसका जो स्थापना है, आपको उसका स्थापना वर्ष पता होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। और किसी भी संस्था का साथी जो हेडक्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी हम इन संगठनों के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, उसको भी जानेंगे, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फोकस किस पे याद रखना है आपको? इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और आपका हेडक्वार्टर क्या होगा। और साथ में अगर मैं बात करूंगा तीसरी चीज, उसमें जो कंट्री जुड़ी हुई हैं, कंट्रीज जो उसमें है वो कंट्रीज का नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो तीन चीजों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। उसी चीज को शुरू करते हैं। फिर बड़े अच्छे से सीखना और अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाना, ये आपको मिल ही जाएंगे सब कक्षा में, तो समझने आए। तो हमारी कहानी शुरू होती है यूएनओ से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। अगर साथी मैं यूएनओ को यूएन भी कहूं तो वो एक ही बात होगी, कभी ये ना समझे यूएन और यूएनओ में कोई फर्क है। तो यूनाइटेड नेशंस मैं बोलूं या मैं बोलूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आपसे कभी भी बोलूंगा यूएन स्टैंड्स फॉर, आप एकदम से कहेंगे यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अच्छा साथी, अब बात आती है कि यूएन काम क्या करता है, जरूरत क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए साथी, 2 वर्ल्ड वॉर हमारे हुए हैं आज तक। एक तो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मुझे बताएं कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो वो 1914 से चला और 1918 तक चला। फिर साथी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया में चिंताएं हुई, भाई पूरी दुनिया आपस में लड़ गई, और पहले वर्ल्ड वॉर में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 CR, 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, आप सोच के देख सकते हैं। तो इतनी जब मृत्यु हुई तो लोगों ने बड़ा उस पर अपना पश्चाताप करने का प्रयास भी किया। पूरी दुनिया में बैठकें हुई कि इस तरह की मारकाट फिर से ना हो, फिर से ना लड़ें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ बाद में एक संस्था बनाई गई कि जो दुनिया में होने वाले इस तरह की चीज़ों को कि पैदा ना होने दे कि युद्ध हो, तो एक संस्था बनती है LON, जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा गया। अभी बस समझे, अभी सारा आएगा। लीग ऑफ नेशंस, मुझे आप बस एक छोटी सी बात बताएं, क्या लीग ऑफ नेशंस सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक पाया? बहुत जगह वो सफल भी रहा, बहुत जगह उसने आपका एक मीडिएटर के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अंतिम रूप से अगर हम कहें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं बचा पाया, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर वही चिंताएं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या साथी, इसके बाद एक संस्था बनती है UN, 24 अक्टूबर 1945 को। तो मुझे बताएं, क्या UN थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक पाएगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया निश्चित नहीं है, क्योंकि जब कुछ देश अपनी मनमानी पर आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं किसी भी प्रकार के नियमों की। ठीक है, तो इन्हीं 2 संस्थाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं, UN के बारे में। मैंने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 हुआ, उसके बाद में ग्लोबल पीस के लिए कि पूरी दुनिया शांति से रहे, एक संस्था बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसको हिंदी में हम बोलते राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में।
बात को समझे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या बना, लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को। क्या उद्देश्य था, ग्लोबल पीस, पूरी दुनिया में शांति। तो पूरी दुनिया में शांति का मतलब हुआ कि साथी शांति होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब भी हुआ। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद ग्लोबल पीस के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना, सारे बोले LON, लीग ऑफ नेशंस। बिल्कुल बहुत ठीक कहा अक्षय प्रताप सिंह जी ने कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक पाएगा या नहीं ये पक्का नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, सॉरी। तो यूएन की स्थापना कब हुई, तो यूएन की स्थापना हुई तो यूएन को जो नाम दिया वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इन्होंने सुझाया ये नाम। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के अधिकार पत्र पर 50 देशों के साइन हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साथी इसमें 50 देशों में भारत शामिल था या नहीं था, भारत इसमें शामिल था या नहीं था, बताइए। तो आप कहेंगे भैया कि भैया इसमें इंडिया भी शामिल था। एक साथ ने पूछा भैया रूस इजराइल आज भी लड़ते हैं, तो साथी इसका कारण यही है, मैंने अभी कहा, जब देशों को अपनी मनमानी करनी होती है, क्योंकि यूएन साफ तौर से कोई पक्ष नहीं ले पाता। जैसे भारत पाकिस्तान के मामले पर देखिए, पाइक जो आपका पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो घेर रखा है, मामला यूएन में है। तो यूएन को साफ साफ दिखना चाहिए था कि हाँ ये भारत का क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने घेर लिया। वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भी रहती है, ठीक है, ब्लू हेलमेट फोर्स भी बोलते हैं जिसको, वो वहां पर रहती है। लेकिन क्या सॉल्यूशन कर पाए भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद का? क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कुछ देशों के प्रभाव में रहते हैं, और वो देश कौन से हैं, जो यूएन को फंडिंग करते हैं। जैसे अमेरिका का प्रभाव है एक, साथ में फिर हम बात करेंगे जो आपके स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इन सब का प्रभाव है, ठीक है। 51वां देश कौन बना यूएन में शामिल होने वाला? पोलैंड। ये भी महत्वपूर्ण बात है। बात समझ में आई, पिक्चर क्लियर है। कब बनता है यूएन? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ओके। यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193, और 193वां जो देश बना है वो दक्षिणी सूडान बना, 2011 में बना था। उसके बाद में साथी कोई नया देश शामिल नहीं हुआ है। अर्पित, बहुत शाबाश। मुख्यालय कहां है यूएन का? LON का तो बताया था मैंने, जेनेवा, और यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में एक टापू है, एक आइलैंड है, मैनहट्टन द्वीप, उस पर यह बना हुआ है। इसके लिए जो डोनेशन दिया अमेरिका के एक उद्योगपति थे रॉकफेलर, दुनिया में बहुत बड़े साथी दानवीर वो रहे हैं, उन्होंने ये दान दिया। अब बात आती है कि यूएन तो बन गया कब साथी आपका? 24 अक्टूबर को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे कहेंगे? यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। लेकिन इसका ऑफिस तब फाइनल नहीं था 1945 में, ऑफिस जो बना इसका वो 1952 में बना। मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारे पर जैतून की पत्तियां हैं। आप इस स्लोगन देखिए यूएन का, यहां पर ये पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये किसकी है? ऑलिव ट्री है। ये जैतून की पत्तियां हैं दोनों किनारों पर। बीच में क्या है साथी? ये आपका ग्लोब है, विश्व मानचित्र है। यह 20 अक्टूबर 1947 को प्रतीक बना। कब बना? यानी कि जब स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, उसके लगभग 2 वर्षों के बाद में यह प्रतीक बन गया यूएन का। तो बहुत बार पूछा जाता है यूएन के फ्लैग में कौन से वृक्ष की पत्तियां हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? जैतून अर्थात ऑलिव, ऑलिव लीव्स है, बोलेंगे ऑलिव लीव्स हैं। जी हाँ, अमर एन वाजपेयी, बहुत बढ़िया जी भैया। वीटो पावर वाले देश बड़े कलाकार हैं जी भाई साहब। वीटो पावर हम समझेंगे क्या होती है अभी आगे चल के। तो जैतून की पत्तियां इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की अपनी भाषाएं हैं यूएन की, जिन पर वो काम करता है, वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। कौन सी 2 लैंग्वेज हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच।
अब आप ये मत कहने लगने ना भैया इसकी भाषा हिंदी क्यों नहीं है, तो सभी देश ऐसे अपनी अपनी भाषा के लिए फिर बोले, होनी तो चाहिए, क्योंकि एक दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहां पर है। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, इनको बोलते कार्स, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, इनसे भी कुछ हद तक कामकाज वहां पर होता है। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, कभी गलती नहीं करनी, ठीक है। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपने उठाए गए एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरबी को 1983 में सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में भी अभी आगे आप पढ़ेंगे, दुनिया का पुलिसमैन इसको हम कहते हैं, आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। अब संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें 19 चैप्टर हैं। भाई कोई भी संस्था, कोई भी संगठन यदि काम करेगा तो उसका एक चार्टर होगा। जैसे हमारा देश किस पर चलता है, संविधान पर चलता है, तो संविधान में क्या है, कुछ नियम लिखे हुए हैं व्यक्ति के लिए कि क्या सीमाएं होंगी, क्या स्वतंत्रताएं होंगी। उसी तरह से हर संगठन का एक चार्टर होता है। यूएन के बारे में भी नियम लिखे हुए, उसी को हम चार्टर कहते हैं। कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, चैप्टर 19 में डिवाइड है टोटल, और कुल आर्टिकल हैं उसमें 111। तो यूएन के चार्टर में कितने आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप कहेंगे 111, बोलेंगे भी फटाफट से, नहीं किसी के बोलने से नहीं बनती है हमारे भाई, चक्कर यही है, वोटिंग होती है उसके लिए। और देश वोट क्यों करेंगे, खुद के पक्ष में वोट करते हैं बहुत सारे लोग। आपने देखा ना G4 कंट्रीज हैं, G4 कंट्रीज भी क्या कहती हैं कि हमको आपका स्थायी मेंबर बनना है, स्थायी सदस्य हम बनना चाहते हैं आपका यूएन में, है ना। बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी गुड। 111 अनुच्छेद ये याद रखना है। भाषाएं कौन कौन सी मैंने आपको बताई, बताएं जरा। अंग्रेजी और फ्रेंच ये तो मान्यता प्राप्त है, ऑफिशियल है। बाकी कौन कौन सी, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। इसके बाद में मैंने बोला सबसे लास्ट में जो भाषा शामिल हुई वो अरबी शामिल हुई। अनुच्छेद जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में साथी आपका कुल 19 चैप्टर हैं और 111 आर्टिकल हैं। बहुत बढ़िया अनुज कुमार, ये हुसरी को याद करते रहिए। अब आते हैं इंपोर्टेंट पार्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। आपसे कभी भी पूछे यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, मतलब यूएन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, तो इसके कौन कौन से अवयव, कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से ऑर्गन इसके महत्वपूर्ण हैं, तो क्या बोलेंगे भैया 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, नाम लिखे हुए हैं, ये देखना। तो एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता, निम्नलिखित में से कौन सा यूएन का ऑर्गन नहीं है, तो महासभा जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक आपका साथी प्रन्यास परिषद है, इसने 1994 से काम करना बंद कर दिया, लेकिन अंग नहीं हटाया गया। कभी सोचो कि 5 अंग हो गए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये साथी क्या है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और सचिवालय, ये क्या है साथी आपका, सेक्रेटरिएट है, दिन भर के काम देखता है यूएन के। इन सबके हेडक्वार्टर कहां पर हैं, न्यूयॉर्क में है। मुझे बताएं यूएन का, एलओएन का तो मैंने बताया जेनेवा, यूएन का मुख्यालय कहां पर बताया था, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो इसके जो अंग हैं पूछ ले, महासभा का हेडक्वार्टर कहां, सिक्योरिटी काउंसिल का कहां पर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कहां पर, सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर। एक कौन सा, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हैग में है, इसीलिए इसको पूछ लेता है बार बार। तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है यूएन के जितने भी अंग हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, आपका सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो आपका, जिसको प्रन्यास परिषद हम कहते हैं, इन सब के न्यूयॉर्क में। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका कहां पर है, हेग में। और हेग कहां पर, नीदरलैंड, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट। इन सब के बारे में जानेंगे क्रम से। अब पहले आएगा महासभा। पहला पार्ट कौन सा है, महासभा, जनरल असेंबली। इसको विश्व की लघु संसद हम कहते हैं। मुझे बताओ हमारे देश में जो संसद है उसका कार्य क्या है, हमारे देश में जो साथी संसद है उसका कार्य क्या है, ये आपको सोचना है।
जरा सोच के दो शब्द लिखेंगे, या सिर्फ सोच लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे भैया संसद का काम है कानून निर्माण करना, और महासभा यानी कि ये विश्व की संसद है, तो इसको पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए यूएन के क्या कार्य होंगे और यूएन के क्या नियम होंगे उन सबको तैयार करता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य महासभा करता है। जैसे अब यूएन की इसकी मीटिंग भी होती होगी, इसमें कुछ लोग भी होंगे। जी हाँ, इसमें प्रत्येक सदस्य जब मीटिंग होती है तो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन वोट काउंट कितना होता है देश का, मतलब मैं जाऊं जैसे या आप जाएं, आपके साथ आप रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं इंडिया के। रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनेगा? इंडियन गवर्नमेंट चुनेगी। उनके साथ में 4 लोग और जा सकते हैं, लेकिन वोट काउंट कितना होगा? तो आपकी मर्जी, आप 5 लोग भेजें, मैक्सिमम है वो 4 भेज दें, 3 भेज दें, 2 भेज दें, या सिर्फ एक ही आदमी को भेज दें, या बहुत सारे तो जाते ही नहीं है भाग लेने। जैसे 2 देशों के बीच विवाद चल रहा होता है और उस पर कोई वोटिंग होने लग जाए तो बहुत सारे देश वोट ही नहीं करते कि क्यों किसी का बुरा बनना है। तो प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। अच्छा भैया, फिर मीटिंग होती कब है? हर वर्ष होती है, सितंबर से दिसंबर के मध्य, कभी भी हो सकती है। जब ये मीटिंग होती है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और 7 जो इसकी कमेटी है उनके अध्यक्षों का चुनाव, ये सब चुनता कौन है? ये महासभा ही चुनती है। एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 जो कमेटीज हैं उनके जो चीफ होंगे वो कौन चुनेगा? जनरल असेंबली ही चुनती है। बहुत ठीक लिखा बहुत सारे साथियों ने, कानून बनाना संसद का काम है, मेकिंग लॉ, नियम बनाना। बहुत अच्छा लिखा आपने, इंडिकेट द लॉ, जैनुल अख्तर, बहुत ठीक आंसर दिया, वेरी गुड। कहने का मतलब है कि ये कानून निर्माण करेगा यूएन का। जैसे संसद बजट भी तैयार करती है, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, यूएन का क्या बजट होगा? बजट का मतलब पैसा इनके पास होता होगा, पैसा सारे देश देते हैं, सबसे ज्यादा शेयर अमेरिका का है। कार्य है इसका बजट प्रिपरेशन का, और बजट पेश कौन करता है? महासचिव। मान के चलो अभी मैंने यूएन में कितने मेंबर बताए, फटाफट से सारे लोग बोले 193। तो ऐसा तो नहीं है कि 193 एकदम से हो गए साउथ सूडान। कल को अगर 194वां देश बनेगा तो उसके लिए क्या होगी? वोटिंग होगी, और 2/3 सदस्य यदि बोलेंगे कि हाँ इसको शामिल कर लिया जाए, 2/3 का अगर मेजोरिटी आएगा तो उसको शामिल कर लिया गया। नए सदस्य शामिल करना, महासचिव जो बनाया, जो बजट को पेश करता है, इसको नियुक्त करना, ये सब किसके काम हैं? ये कार्य हैं जनरल असेंबली के, महासभा के कार्य हैं। बजट तैयार करना, नए सदस्य शामिल करना, और महासचिव का अपॉइंटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि महासचिव ये किसी को भी बना देंगे, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल, यानी एक अंग मैंने बताया सुरक्षा परिषद जिसकी सिफारिश करेगा वो शामिल होगा। महासभा के 78वें प्रमुख डेनिस फ्रांसिस हैं, ये चीफ है, यूएन के चीफ नहीं है, ये महासभा के, जनरल असेंबली के। तो ये परीक्षा में कभी पूछे भी नहीं जाते जनरल असेंबली के प्रमुख कौन है, पूछे जाएंगे आपका यूएन के सेक्रेटरी। ठीक है, अब आते दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। यहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी। इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। अच्छा, पुलिस का कार्य क्या है? जैसे हमने बोला जनरल असेंबली को दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। कानून निर्माण हो गया, बजट तैयार करना, नए सदस्य शामिल होंगे, कौन होंगे, क्या बोलेंगे? इसका दुनिया का जो पुलिसमैन है, पुलिस का काम है सुरक्षा देने का साथी। तो ये लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे और हम पूरी दुनिया के लिए चिंतित हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है सच में। अब आप कहेंगे फिर भैया यही देश क्यों है, ऐसे लोगों को शक्तियां क्यों दे रखी हैं, ऐसे कंट्रीज को पावर क्यों दे रखी है जो दुनिया के बारे में नहीं सोचते? दरअसल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में साथी यूएन बना है। तो मुझे आप बताइए शक्तियां किसके हाथ में रही होंगी? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता होगा। अगर आपको नहीं पता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास आप नहीं जानते, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब पे, वो इतिहास का पार्ट है, आप उनको देख सकते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है कि आपका मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, यानी अमेरिका और ब्रिटेन का जो पक्ष है वो जीत जाता है। तो शक्तियां भी किसके हाथ में रही होंगी? जो विजेता रहा होगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें चुनी कि वो पूरी दुनिया को रूल कैसे करेंगे।
तो इसमें इन्होंने क्या करा कि कुल सदस्य 15 बनाए, जिसमें से 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, खुश करने के लिए बनाया जाता है ये तो बस। लेकिन ताकत किन के पास में है, वो है परमानेंट मेंबर्स, जो हमेशा परमानेंट है। और ये परमानेंट किसने बना दिए, तो आप कहेंगे भैया जिनके पास में पावर रही, परमानेंट मेंबर्स। अमेरिका एबीसी एफआर बोलते, एबीसी और फिर से एबीसी, ऐसे याद करना, एबीसी फिर से एबीसी। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये 5, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये 5 स्थायी हैं और इन्हीं के पास होती है वीटो पावर। वीटो समझते हैं, वीटो का मतलब होता है निषेध अधिकार शक्ति। किसी पक्ष में अगर 4 लोग भी आ गए, वोट भी कर दे 4 लोग और कोई एक मना कर दे इनमें से, तो बात खराब हो जाती है, यूएन का उस प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आप कहेंगे वीटो पावर कहती है कि जो इसके सदस्य हैं उन सबको किसी मुद्दे पर, किसी कार्य को होने के लिए सबको वोट करना पड़ेगा, पांचों के पांचों की सहमति चाहिए। ये अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए पीछे भारत भी था। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हमेशा कौन करेगा, महासभा, क्योंकि वो तो फिक्स है, उनका तो कोई चुनाव होना नहीं। ये बदलते हैं, तो ये बदलते हैं, कौन चुनता है, जनरल असेंबली नए सदस्य को 2/3 की मेजोरिटी से चुनती कि अच्छा भैया इस देश को अस्थायी बनाए कि नहीं बनाए, बना लेते। किसी भी साथी पॉजिटिव डिसीजन के लिए जो 15 सदस्य हैं उनमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, मतलब टोटल 15 मेंबर्स में 9 की सहमति चाहिए। लेकिन यह बात जरूरी है कि इस 9 में से कौन होने चाहिए, 9 मेंबर्स की सहमति, चाहे मेंबर्स की सहमति हो जाए आपका 10 की, भाई ये 15 हैं, 15 को हमने बांटा, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। ये 10 के 10 बोले ठीक है, हम रेडी हैं इस प्रस्ताव के लिए, इस प्रपोजल के लिए। लेकिन इस 5 में से किसी 4 ने बोल दिया हम भी रेडी हैं, लेकिन एक ने मना कर दिया, तो ये प्रस्ताव पारित होगा, यस और नो। ये प्रपोजल साथी बताएंगे एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं। तो ये जरूरी है कि 9 मेंबर्स में से 5 कौन हो, 5 तो परमानेंट कम से कम होने ही चाहिए, वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, 5 परमानेंट मेंबर और 4 आपके इनपरमानेंट हो जाएंगे। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। लास्ट टाइम हम थे 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। मैं आपसे पूछूं क्या हम वर्तमान में यूएन के किसी प्रकार के सदस्य हैं, स्थायी तो है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं नॉन परमानेंट में हम अभी हैं कि नहीं हैं। मीनू रोहिल कह रहे हैं सर स्थायी सदस्यों की संख्या फ्यूचर में बढ़ सकती, हाँ बढ़ सकती है, जब बहुत से देश शक्ति बन के उभरेंगे। भारत हुआ, कुछ विकासशील देश हैं जो अपने आप को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, कल शक्ति बढ़ेगी तो जरूर होगा। लेकिन उसके लिए जियोपॉलिटिकल रिलेशन में इन 5 की सहमति भी चाहिए होगी। आपको लगता है चाइना कभी भारत के लिए वोट करेगा? लेकिन जब हम एक समय पर हमारे बाजार बड़े हो जाएंगे तो शायद किसी दबाव में वो यस भी होगी। ठीक है। जापान सबसे अधिक बार चुना गया है, नॉन परमानेंट में साथी 11 बार चुना गया है। सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य कौन बना है यूएन का, तो वो बना है साथी आपका जापान। वर्तमान में भारत नहीं है। आर्थिक सामाजिक परिषद, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम पढ़ लो। इसमें 54 सदस्य हैं, कार्यकाल इसका 3 वर्ष होता है, 3 साल के लिए चुनी जाती है। 1/3 सदस्य इसके हटते रहते हैं, जैसे राज्यसभा के 2 वर्षों में हटते रहते हैं। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। ये पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को देखता है कि कहाँ इकोनॉमिक्स की परेशानी है, कौन देश अर्थव्यवस्था जिसकी जूझ रही हो उसके लिए क्या प्लान्स हैं। सचिवालय ये इंपॉर्टेंट है, और सचिवालय का जो प्रमुख होगा उसको बोलते हैं महासचिव। महासचिव कौन चुनता है बताएं जरा, किसी भी सदस्य को कौन चुनेगा, जरा एक बार आंसर करेंगे तो बोलेंगे जीएम, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली महासभा। और महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के डेली के कार्यों को देखता है। जैसे किसी ऑफिस में हर रोज का काम होता है, ऐसे ही यूएन में भी काम होता है। न्यूयॉर्क में उसका पूरा हेडक्वार्टर है,
बहुत सारे सदस्य हैं, हजारों लोग वहां काम करते हैं। तो दिल्ली का काम कौन हैंडल करता है? सेक्रेटरीट, सचिवालय। अब सचिवालय का जो प्रमुख है मैंने बताया वो महासचिव है और जनरल असेंबली इनको चुनती है। तो यहां से एसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है साथी, यूएन के जो जो महासचिव अब तक हुए हैं, यही सबसे बड़ा पद भी है। ठीक है, तो जब यूएन बना, तो यूएन बना 24 अक्टूबर 1945 को, तो एकदम से चुनाव तो हुए नहीं महासभा के लिए कि महासचिव को वो चुन ले। तो तब तो एक अस्थायी बना दिए गए ग्लैडविन जेव। ये कौन थे? एग्जीक्यूटिव थे, चुने नहीं गए, बस कुछ टाइम के लिए कि चीजें सेट हो जाए, सदस्य चुन लिए जाए, फिर चुनाव करेंगे, फिर महासभा चुनेगी आपका सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी को। और साथ ही जनरल सेक्रेटरी जो चुने गए वो त्रिगवेली थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने देखा दुनिया में शांति स्थापना के लिए अच्छा कार्य यूएन नहीं कर रहा, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो पूछे यूएन के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। एक डैग हैमरशोल्ड हुए, वो स्वीडन के थे, हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। हवाई दुर्घटना में, ये शांति प्रस्ताव को लेकर के कांगो में जा रहे थे, बीच में प्लेन क्रैश हो गया। जब मैं साथी आपको पढ़ाऊंगा ना नोबेल प्राइज, तब मैं बताऊंगा इस पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज मरणोपरांत सिर्फ 2 लोगों को मिला है। मतलब नोबेल पुरस्कार ऐसे जानिए कि ज्यादातर सबको जीवित व्यक्तियों को मिला, 2 व्यक्ति ऐसे जिनको मरने के बाद में मिला है। एक एरी एक्सेल है और उसमें से एक व्यक्ति डैग हैमरशोल्ड है। तो कौन वो व्यक्ति हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नोबेल प्राइज इनको 1961 में मिला था, और जो इनसे पहले थे एरी एक्सेल, उनको 1931 में मिला था। यू थांट म्यांमार, यहां पर देखिए पहले व्यक्ति हैं जो एशियाई कंट्रीज में से, यानी कि अब तक क्या था कि सिर्फ यूरोपीय लोग बन रहे थे, ये पहले गैर यूरोपीय बने, यानी नॉन यूरोपियन, यूरोप से इनका मतलब नहीं था, ये एशिया के थे। वाइल्डहाइमर, ऑस्ट्रेलिया, याद करने की जरूरत नहीं। हवाई दुर्घटना में कौन से मारे गए? ये आपका सीपीओ ने पूछा था 2020 में। जेवियर कुयार हैं। बुतरस घाली मिस्र के हैं, पहले अफ्रीकन। अफ्रीका से कौन थे जो यूएन के महासचिव बने थे? कोफी अन्नान घाना, बान की मून दक्षिण कोरिया, और वर्तमान में कौन है यूएन के महासचिव? एंटोनियो गुटेरस। और ये किस कंट्री से हैं ये भी आपको याद रख लेना। त्रिगवेली पर भी साथी ध्यान देना, वो नॉर्वे के थे पहले वाले, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। महासभा की अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पंडित भी रही हैं। जी हाँ, वो तो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो वो तो चुनते रहते हैं अलग अलग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला राजदूत भी हम उनको कहते हैं, विजयलक्ष्मी पंडित को। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे भैया, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन थे बोलेंगे? त्रिगवेली पहले महासचिव हैं। डैग हैमरशोल्ड हवाई दुर्घटना में प्लेन क्रैश में गए। यूथांट पहले एशियन हैं। बुतरस घाली पहले अफ्रीकन हैं। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाली हैं और वर्तमान में है, ये याद रख लेना है। ठीक है, एरी और डैग, जी हाँ, ऐसे ही याद करते थे अर्पित। तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही याद करता था नोबेल प्राइज में। एरी डॉग मर गया, मरणोपरांत एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। बोले कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भैया कोई अपने देश भारत से क्यों नहीं बना? साथ ही लगभग 10 व्यक्ति मैंने आपको दिखाए हैं, दुनिया के लगभग 200 देश तो बच गए। तो हर देश का आदमी ये सवाल कर सकता है हमारे देश से क्यों नहीं बना। ऐसा कोई मानक नहीं है। मैंने बोला ना, महासभा चुनेगी और महासभा में जिसके पक्ष में वोट जाएगा, कौन लोग खड़े हो रहे हैं तो वो चुनेगा। ऐसा नहीं सवाल करना जी हमारे देश से क्यों नहीं बना, हमारे देश से क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आप देख पा रहे हो इतने बड़े देश से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना पा रहे हैं, छोटे छोटे देशों को चुन लेते हैं, छोटे छोटे देशों को जिन पर उनका दबाव होता है, ऐसे के पक्ष में वोट कराते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर फिर से बताएं, 3 अप्रैल 1946, यानी कि जब यूएन बना तब इंटरनेशनल कोर्ट नहीं बना था, बाद में बना। हेडक्वार्टर इसका हेग नीदरलैंड में है। मुझे बताओ कोर्ट का क्या काम होता है? अब 2 पक्षों का, आपका अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ, आप कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं जा सकते हैं? चले जाएंगे भैया। तो इसमें भी जा सकते हो क्या?
इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट व्यक्तियों के विवाद को नहीं देखता, ये देखता है दो देशों के बीच के विवाद। कैसे विवाद होने चाहिए? बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच के जो विवाद है तब कहां जाएं? तब इंटरनेशनल कोर्ट है, जो यूएन का एक पार्ट है। इसका भी चार्टर है जिसमें 5 चैप्टर हैं, 70 आर्टिकल हैं। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आप जानते 34 हैं, तो न्यायाधीशों की जो जज है, नंबर ऑफ जजेस वो 15 हैं। कार्यकाल जज का कितना होता है? 9 वर्ष होता है। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। क्या बोलेंगे? सारे के सारे जो जज होंगे वो अलग होंगे। जज कितने होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में? 15 होते हैं। कोरम होता है 9। जैसे आप लोकसभा में पढ़ते हैं कि लोकसभा की बैठक को होने के लिए कोरम अर्थात गणपूर्ति 1/10 होना चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। ऐसे ही यहां पर कोरम है 9 जज होंगे तो ही सुनवाई शुरू होगी। 8 है तो सुनवाई नहीं होगी कोई भी। फिर अगली डेट दे देते हैं, ये भी तारीख पे तारीख। क्या दो न्यायाधीश एक देश से हो सकते हैं? अब 15 लोग थे, ये 15 जज हैं। अध्यक्ष इनमें से ही कोई एक चुना जाएगा, सब सर्वसम्मति से चुनते हैं। और उपाध्यक्ष भी चुनते हैं, जो कि 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। न्यायालय की भाषाएं भी फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। न्यायालय का कोरम मैंने आपको बताया 9 जज। कोरम समझते हैं ना? कोरम अर्थात सुनवाई के लिए कितने जज बेंच में होने चाहिए। न्यायालय में भारतीय मुख्य न्यायाधीश सिर्फ एक ही बने हैं, चीफ डॉक्टर नगेंद्र सिंह। न्यायालय में पहले न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखें। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाले पहले जज कौन थे, सिर्फ जज बोले तो जज कौन बोलेंगे? बेनेगल रामाराव। लेकिन आपसे बोले पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस 15 जजों में से प्रमुख भी क्या कोई भारतीय बन सका है? जी हां, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस बने हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है भारत से? दलवीर भंडारी हैं। दलवीर भंडारी है। सर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए इंटरनेशनल कोर्ट, बताया ना यूएन के पास वो मुद्दा है। अभय कुमार जी, अभी मैंने बताया कि ये नहीं पूछना भारत से, अब उन्होंने फिर से पूछ लिया भारत से कोई जज बना कि नहीं बना। मूर्खता नहीं करनी है, सीख लेना है क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बस बाकी रिसर्च कीजिए। न्यायाधीश को चुनता कौन है? तो चुनने का काम नए सदस्य का हमेशा जनरल असेंबली करेगी, जो पहला पार्ट था। आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष जॉन डोंगुए हैं, आईसीजे। ठीक है, ये हुआ हमारा यूएन का पार्ट। अब हम चलेंगे वर्ल्ड बैंक की ओर। वर्ल्ड बैंक, पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जानेंगे, फिर उनके बीच का अंतर जानेंगे। मुझे बताइए, बैंक का काम क्या है? दुनिया को, हमारे यहां के बैंक क्या करते हैं? फंड्स देते हैं, फिर लोग उसको प्रयोग करके अपने पैसों को उसकी किस्त देते हैं, उस पर लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक को फायदा होता है, बैंक उस इंटरेस्ट को लोगों को देता है और बैंक अपना मुनाफा भी कमाता है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक है, जिसका क्या बोलेंगे? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स एक जगह है, ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई कि भी एक वैसा बैंक होना चाहिए कि जो जरूरत है उन लोगों को, जिन देशों को जरूरत है उनको फंड्स दे पाए, पैसे दे पाए। कार्य इसने शुरू किया है 1945 में। कुल सदस्य इसमें 189 है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बताया हेडक्वार्टर और मेंबर्स याद रखने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये कभी ना भूलें। विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी। डीसी बोले तो डीसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीसी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492 में, सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जाने। तो वो कोलंबस के सम्मान में क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं, डीसी नाम दे रखा है इसका। तो क्या बोलेंगे? कुल एक कह रहा जी बैंक का क्या नाम कह रहा है? बैंक परेशान करते हैं। बैंकिंग सिस्टम किसी देश की रीढ़ होता है। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के अजय बंगा हैं,
तो जब इंडिया का कोई पद धारण करेगा तो वो महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। अजय बंगा। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। कैसे देशों को? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत है, अभी विकसित नहीं है। विकसित देशों की जब हम बात करते हैं तो कुछ ही देश है चुनिंदा जो विकसित है, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस आदि। ये आपका जैसे ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, ये विकसित देश है। तो यह केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। किसको देगा? डेब्ट, जो डेवलपिंग है। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आपको आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य बनना जरूरी होता है। वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा आपको? आईएफसी का मेंबर। विश्व बैंक 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। वर्ल्ड बैंक में कितने संगठन आते हैं? 5। अब उन 5 पे बहुत गौर नहीं देना, बस नाम देखने हैं उनके, ना उनके सदस्य याद करने हैं आपको, ठीक है? बस उसका पूरा फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। कई बार तो एसएससी ने एग्जाम पूछा, दिल्ली पुलिस 2017 पूछा था, दिल्ली पुलिस 2000 आपका 2017 के बाद में आपका 2020 में पूछा था। क्या क्वेश्चन था कि रिजर्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, दुनिया का रिजर्व बैंक है ये, आईबीआरडी। फुल फॉर्म देखें साथी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको आईबीआरडी कहते हैं। तो आईबीआरडी ही है जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हमको क्लैरिफाई ये हुआ कि भैया वर्ल्ड बैंक के नाम से बस जाना जाता है, दरअसल में ये वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गन है। वर्ल्ड बैंक का सिर्फ एक ऑर्गन है। आईबीआरडी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, पहले इसका सदस्य बनेंगे, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए बोलते हैं इसको। इन सब के स्थापना वर्ष आपको याद करने की जरूरत नहीं है साथी किसी के भी, बस नाम याद रख लें। आईबीआरडी का पूरा नाम याद रखेंगे, थम्स अप करेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंग्रेजी में याद रखने हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। सर भारत भी तो डेवलपिंग है? जी हाँ, पूरी दुनिया के बाकी देश डेवलपिंग है रोहित यादव जी। एक है आपका मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, निवेश को बढ़ाने के लिए। स्थापना 1988, सदस्य 179। भारत इसका सदस्य 1994 में बना। भारत 4 का सदस्य है। विश्व बैंक के जो 4 ग्रुप्स हैं उनका सदस्य भारत है, एक ग्रुप का नहीं है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इक्सिड मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट्स? जो निवेश के, और डिस्प्यूट यानी कि विवाद, 2 देशों के बीच किसी तरह का कोई प्लान हुआ, एमओयू साइन हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट 2 देशों ने मिलकर प्लान कर लिया, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा था, और मान के चलो कोई देश मक्कारी कर रहा है, तो फिर उसको इक्सिड की नियमों का पालन करना होगा, वो उसको सुलझाता है। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। स्थापना 1966, सदस्य 117, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत वर्ल्ड बैंक के कौन से समूह का हिस्सा नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक में भारत किसका सदस्य नहीं है? बोलेंगे जी, भारत सदस्य नहीं है आपका इक्सिड का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो बोले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है? और चौथा आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5वां पार्ट कौन सा है इसका? इक्सिड। बस नाम याद रखने हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे अब आते हैं विश्व बैंक में। जो विश्व बैंक के पास पैसा आता है, हमने कहा भैया ये कर्ज देता, तो इसके पास पैसा कहां से आता है? 16.41 वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयर धारक है। इसके बाद जापान। कितनी शेयरिंग है यूएससी की? यानी कि दुनिया में जो कर्ज जाता है उस कर्ज में से सब उस पर ब्याज भी देते हैं। फायदा कौन उठाता? अमेरिका, क्योंकि पैसा उसका है। जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो फायदा उसको ज्यादा होगा। फिर दूसरे नंबर पर आपका जापान है।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। भारत का 0.03 शेयर है, बहुत कम शेयर है। आईएमएफ से साथ ही हम शुरुआत कल करेंगे, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं उनका एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। कल और परसों में, कल या कोशिश करेंगे कि हम कल ही इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि महत्वपूर्ण तो आपका शुरुआती होंगे, नहीं तो चलता रहेगा, ठीक है। अवार्ड्स आएंगे, ये छोटे चैप्टर है, इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस पर फोकस करके उसका रिवीजन करना। ओके, ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।